हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ CA चेतन मलिक एंड मैं आपके CA इंटर में टैक्स एंड कॉस्ट का पेपर आप लोग को पढ़ाता हूं। मैंने जैसे कि वादा किया था कि अपने चैनल पे कुछ वीडियोस लेके आऊँगा फ्री ऑफ कॉस्ट जो एग्ज़ाम के लिए हेल्प करेंगे। आई होप हमारी वीडियोस आपको एग्ज़ाम में हेल्प करी होंगी। कुछ फ्री वीडियोस हम लोग लेके आए टाइम टू टाइम। और दोस्तों, CA इंटर में टैक्स एंड कॉस्ट मैं आपको पढ़ाता हूँ। हमारी लाइव क्लासेस पीतमपुरा और लक्ष्मी नगर में होती हैं। CA इंटर में लॉ ऑडिट शिवाली मैम पढ़ाती हैं, जिनसे आप लॉ के वीडियोस देख रहे हैं। उनकी क्लासेस भी पीतमपुरा और लक्ष्मी नगर लाइव होती हैं। पेन ड्राइव और गूगल ड्राइव वीडियोस भी अवेलेबल है। आप नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल करके आप हमारी वीडियोस के बारे में या लाइव क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बस हाँ, ये एंड में याद जरूर रखिएगा, हमारी वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं कि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस और बनाते रहें। और याद से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसकी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आती रहे। सो एन्जॉय द क्लासेस। ये चैनल आप लोगों के लिए, हमारी मेहनत अगर आप तक पहुंच रही है, आप प्लीज़ इसको एंजॉय कीजिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए एंड गॉड ब्लेस यू ऑल डियर। मिलते हैं CA इंटर में। थैंक यू। हाँ जी, बातें कर दो बंद। बातें बंद कर दो और सुनो, जरा कहानी सुनो। हाँ जी, बातें बंद कर दो। और डेप्रिसिएशन में हम कॉन्सेप्ट कर चुके हैं डेप्रिसिएशन का। आज हमें क्वेश्चंस करने हैं डेप्रिसिएशन के। आओ जी, डेप्रिसिएशन आपका जो चैप्टर शुरू हुआ दैट इज फ्रॉम पेज नंबर 241 आई गेस। नहीं, 210। 210 से आओ, पेज नंबर 210 पे आ जाओ। पेज नंबर 210 पे आ जाओ। डेप्रिसिएशन के सारे क्वेश्चंस हमें करने हैं अब। पेज नंबर 210। पेज नंबर 210 पे आ जाओ। पेज नंबर 210 पे आ जाओ। 210 पे आओ, पेज नंबर 210। 210 पे आ जाओ। देखो, सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ये हम लोग कर चुके हैं। मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ये सब हमने कर लिए है। हमारे को बेसिकली आज जो करनी है वो करनी है इलस्ट्रेशंस। पेज नंबर 216 पे आओ। 216, पेज नंबर 216। पेज नंबर 216 पे आ जाओ। 216, पेज नंबर 216 पे आओ। इलस्ट्रेशन नंबर 1 ये हम लोग अभी करेंगे। आपके पास मैक्सिमम टाइम, बहुत सिंपल इलस्ट्रेशन है। मैक्सिमम टाइम आपके पास 5 मिनट का है। इस इलस्ट्रेशन को देखो एक बार और चेक करो बस सही करिए कि नहीं करिए। रिड्यूसिंग बैलेंस सबसे इजी इलस्ट्रेशन है। करो, 5 मिनट का टाइम है आपके पास। इलस्ट्रेशन नंबर 1, पेज नंबर है 216।
हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 1 हो गया। इजी इलस्ट्रेशन है। मैं आ रहा हूं, मैं करा रहा हूं, टेंशन मत लो। देखो, जैन ब्रदर्स, बातें नहीं करो। जैन ब्रदर्स एक्वायर्ड अ मशीन ऑन 1 जुलाई 2015। कोई नहीं। चौदह लाख की मशीन है जो कि 1 जुलाई को एक्वायर की गई है और 1 लाख उस पर खर्चा कर दिया इंस्टॉलेशन पे। 1 जुलाई को एक्वायर किए, बस डेट याद रखना, 1 जुलाई को एक्वायर किए। नेक्स्ट, द फर्म राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर। जो भी कॉस्ट है उसका 10% हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं पूरे साल भर में। द बुक्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर। बुक्स कब क्लोज होती हैं? 31 दिसंबर। आप पहले ये बताओ कॉस्ट कितनी लोगे, 14 लाख या 15 लाख? 14 प्लस 1 हो गया 15। 15 लाख पे डेप्शन कितनी लगाओगे? 10%। पूरे साल का होगा ना ये तो, लेकिन पहले साल में कितने महीने का लगेगा? क्योंकि 1 जुलाई को लिया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने की डेप्शन कितनी आएगी? 75,000। 14 लाख 15 लाख कॉस्ट थी, 15 लाख में से 75,000 डेप्शन लगा, तो बैलेंस कैरी डाउन कितना बचा? बैलेंस बताओ। हाँ जी, 14,25,000 ये बैलेंस बच गया। ये अगले, अभी आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर 15-16। 15 का बन गया, ये अगली बार का क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। अगली बार डेप्रिसिएशन 15 लाख पे 10%, पूरे साल का 1.5 लाख। 14-25 में से 1.5 गए, 1275 बैलेंस बचेगा। उसके बाद टोटल हो गया 14-25 और 14-25। पॉइंट क्लियर हो गया यहां तक? हैं जी? ठीक है, कहानी क्लियर हो गई यहां तक? अच्छा, कल मैच किसने नहीं देखा? नहीं देखा तो तुमने बहुत मिस कर दिया कुछ। आज देख लेना, आज रिकैप देख लेना। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है जो भी हुआ, नहीं वो फेयर था, जस्टिस हुई नहीं हुई, किसी को भी नहीं लगता। चलो बढ़िया, अब तो जो हो गया। पर पर्सनली मैं, सुन लो, बातें नहीं करो। पर्सनली मैं चाहता था न्यूजीलैंड ना जीते। उसने धोनी को रुलाया, उसने हमारे चक्कर ही है। और देखो, इससे वैसे सीख क्या मिलती है? अगर आपने मैच पूरा देखा हो, बातें नहीं करो, एग्जैक्टली सीख क्या मिलती है? कर्मा इज अ बिच। जो करोगे वो आपके पास घूम फिर के वापस आया। गप्टिल ने धोनी को आउट किया था, रन आउट, और इतने से मार्जिन से रह गया था, और बेचारे के साथ खुद भी वही हुआ। तो इसलिए जो करोगे घूम फिर के तुम्हारे साथ आएगा। उसके साथ थोड़ा जल्दी आ गया, ठीक है? तो प्लीज थोड़ा सा देखना। अच्छा, और डेप्रिसिएशन, बातें नहीं करो। डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्लियर है? पहले साल डेप्शन कितनी लगेगी? 75,000। एंट्री बता दो डेप्रिसिएशन की एंट्री। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, और फिर पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। पहले डेप्शन लगाओगे जिससे मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी, और फिर पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। तो पहले डेप्शन चली गई, डेप्शन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, और फिर पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। दोनों ईयर का अकाउंट क्लोज हो गया। पॉइंट क्लियर है? इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 2, इसमें और पिछली में क्या फर्क है? डेप्रिसिएशन में कहां फर्क है? यहां पे बातें नहीं करो। यहां पे लिखा है, देख लो एक बार, यहां लिखा है 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। इसका मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन का सवाल है, डब्ल्यूडीवी का? स्ट्रेट लाइन में डेप्शन क्या रहती है? सेम 10%। 15 लाख पे कितनी आएगी? 1.5 लाख, जो कि हर साल कांस्टेंट लगती चली जाएगी।
नेक्स्ट वाले में क्या है, नेक्स्ट वाले में 10% एवरी ईयर ऑन ओरिजिनल कॉस्ट लिखा है क्या? नहीं लिखा। तो इसमें इसका मतलब ये सवाल एसएलएम का है डब्ल्यूडीवी का? डब्ल्यूडीवी का। पॉइंट क्लियर हो गया यहां तक? ये क्वेश्चन आ गया हमारा डब्ल्यूडीवी का। अब क्या करोगे बताओ जरा, पहले बताओ करोगे कैसे? सर 14 लाख की मशीन है और 1 लाख इंस्टॉलेशन, मशीन की वैल्यू 15 लाख हो गई। एंट्री बता दो जरा क्या करोगे? मशीन परचेज करने की एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। मशीनरी में डेबिट कितने करोगे? 15 लाख पूरे कर सकते हो, अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन 6 महीने की 75,000, तो क्लोजिंग बैलेंस 14,25 जो अगली बार का ओपनिंग बन गया। डेप्रिसिएशन अब देखो 10% जो लगी वो किस पे लगी? 14,25,000 पे पूरे साल की 142,500, बैलेंस आ गया 1282, टोटल हो गया 14,25, कहानी खत्म। पॉइंट क्लियर है? सिंपल है। इलस्ट्रेशन इसमें अप्रोक्सीमेटली 13-14 इलस्ट्रेशन है, वो सारी करनी है। और इसके बाद क्वेश्चन बैंक, आपका वॉल्यूम 2 बता दूं, आपका वॉल्यूम 2 आने वाला है। इसके बाद उसमें अप्रोक्सीमेटली जो टोटल नंबर ऑफ पेजेस हैं जो गए नेक्स्ट 748 तक, इस बुक में आपके जो पेजेस हैं 285 हैं। सेकेंड बुक में 286 से शुरू है, 1 से शुरू नहीं है। 286 से शुरू है और 748 तक है। ये पक्का श्योरिटी है, सुन लो, बातें नहीं करो। उसमें लास्ट 3 आरटीपी विद सॉल्यूशन डली हुई है, लास्ट एमटीपी विद सॉल्यूशन डले हुए हैं, और पास्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन जो पास्ट अटेम्प्ट में पेपर आया अकाउंट्स का पिछले 3 अटेम्प्ट का, वो डला हुआ है विद सॉल्यूशन। बस मेरा एक सिंपल सा टारगेट है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं आपके लिए। इलस्ट्रेशन अगर आपको सारी आती है, क्वेश्चन बैंक आपको सारा आता है, और ये माल अगर आपको सारा आता है भैया पढ़ने, हमारे लिए तो यही माल है। हम सीए के बच्चे, हमारे लिए पढ़ाई बस माल है, ठीक है। तो आपको अगर ये सब आता है तो आप 90+ बड़े आराम से ला सकते हो, लेकिन क्वेश्चन सारे आने चाहिए, एक भी चीज मत छोड़ना, घोट के पी जाओ ये सारी इलस्ट्रेशन। सिंपल सीधी बात यही है। आओ जरा इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आ जाओ। मेसर्स आकाश एंड कंपनी, प्लीज बातें मत करो, बहुत बातें कर रहे हो आज। परचेज अ मशीन 10 lakhs, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ एंड स्क्रैप वैल्यू 10 साल और 1/20। ये 10 साल दे रखी है यूजफुल लाइफ और स्क्रैप वैल्यू दे रखी है 1/20। मशीन वॉज पुट टू यूज ऑन 1/1/10। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट शो द मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। कौन से साल का डेप्शन दिखाना है? 2015 का, यूजिंग सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। अब कैसे करोगे इसकी कैलकुलेशन? सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड से बताना आपको। पुट टू यूज की कब की गई थी? 1/1/2010 को। हम मान के चलते हैं कैलेंडर ईयर लेके चलते हैं, कैलेंडर ईयर लेके चलते हैं। कैलेंडर ईयर मतलब जनवरी टू दिसंबर। 1/1/2010 को पुट टू यूज किया था, 1 जनवरी को कर दिया था। तो आओ जरा देखो टोटल मशीन की लाइफ कितनी है? टोटल मशीन की लाइफ 10 साल है। देखो ईयर 1 2 3 ये साथ में कैलकुलेशन कर लो, यहीं पे कर लो। 7 8 9 10 ये 10 साल हो गए। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड से कैसे करते हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट? आओ जरा देखो। ये कर दिया आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2010 से डेप्शन लगनी शुरू होगी। 2010 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है। अब बताओ डेप्शन, डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना है? पहले तो डेप्रिशिएबल, डेप्शन लगनी किस वैल्यू पे है? सर 10 लाख मशीन की कॉस्ट है, 1/20 स्क्रैप वैल्यू है, 1/20। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट 8,80,000। और वो किस रेशियो में बांटोगे? सर पहले साल जो डेप्शन लगेगी ना, इसका टोटल बताओ कितना आ रहा है? 55 इसका टोटल आ गया। ऐसे तो लगाते हैं सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड से। अब क्या करें बताओ? पहले साल डेप्शन कितनी लगेगी? 10/55 इंटू 880। उसके बाद 9/55, फिर 8/55, 7/55, 6/55, 5 हो गया, 4 3 2 और 1 अपॉन 55। ऐसा करके डेप्शन लगेगी। इनटू में 880 करते चले जाओगे, हर साल की क्या निकल के आ जाएगी? डेप्रिसिएशन। ये पॉइंट क्लियर है? पहले बताओ।
अभी भी देखो, अपने को जो अकाउंट बनाना है वो कौन से साल का बनाना है? 2015 का अकाउंट बनाना है। सिंपल सी बात है, जरा कैलकुलेशन समझ लो। सर 2015 का अकाउंट बनाने के लिए ना सबसे पहले मुझे ओपनिंग बैलेंस चाहिए, 2015 की डेप्रीसिएशन चाहिए, ओपनिंग बैलेंस में से डेप्शन माइनस करोगे तो उस साल का क्या निकल के आ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस, वो मुझे चाहिए। मुझे बताओ कि इस साल की ओपनिंग वैल्यू कैसे निकालोगे? ओपनिंग वैल्यू सर जो भी डेप्रीसिएशन है 1, 2, 3, 4 और 5 साल का, 2010, 11, 12, 13, 14, पांचों सालों का डेप्शन निकालूंगा और वो कॉस्ट में से क्या कर दूंगा? माइनस, तो ओपनिंग वैल्यू आ जाएगी। फिर 2015 का लगेगा डेप्रीसिएशन, वो माइनस करूंगा तो मेरी क्लोजिंग वैल्यू आ जाएगी। क्या मैं इन पांचों सालों की डेप्रीसिएशन एक साथ निकाल सकता हूं या अलग अलग ही निकालना पड़ेगा? एक साथ कैसे निकालोगे सर? 8,80,000 इंटू में 10/55 करोगे तो पहले साल की आएगी, तो एक साथ टोटल कर लो ना, 10 और 9 19, 19 और 8 27, 27 और 7 34, 34 और 6 40, तो 880 को अगर मैं 40/55 से करूं, बताओ जरा कितना आएगा? 880 कितना? 6,40,000। ये पॉइंट समझ में आया कैसे आया? 880 इंटू में 40/55, इन सबकी एक साथ निकाल दी डेप्शन मैंने, तो आगे 6,40,000। अब बताओ ओपनिंग वैल्यू कितनी होगी? 2015 की ओपनिंग वैल्यू सर कॉस्ट थी 10 लाख, 10 लाख में से 6,40,000 डेप्शन लग गई, कितनी बची? ये आ गए 360 ओपनिंग। इस साल की अपनी डेप्रिसिएशन कितनी है, कैसे निकालोगे? 5/55 इंटू में 880 कितना आएगा? इज इक्वल टू 80,000। तो ओपनिंग वैल्यू 360, 80,000 डेप्शन, तो क्लोजिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2,80,000। पॉइंट क्लियर हो गया? अब देखो यही किया हमने, देख लो एक बार। 2015 की ओपनिंग वैल्यू 360, ये समझ में आया कैसे आई है? 5 साल की डेप्शन माइनस कर दी हमने 10 लाख में से, 360 पूरे साल की डेप्शन लगी 80,000, ये माइनस किया तो क्लोजिंग बैलेंस आ गया 280, बस खत्म। इस बार का क्लोजिंग अगली बार का क्या बन जाएगा? और 2015 की डेप्रीसिएशन मशीनरी अकाउंट, डेप्शन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी और पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन। ये पॉइंट क्लियर हुआ? इसकी कैलकुलेशन समझ में आई? अपनी कॉपी में इस कैलकुलेशन को इस प्रकार नोट करोगे तो बाद में आपको समझ में आ जाएगा। कॉपी निकाल लो, इलस्ट्रेशन नंबर 3 पेज नंबर 218, मार्क करके पूरी कैलकुलेशन, ये टेबल वर्किंग नोट में आपको बनाना पड़ेगा। ये टेबल आपको वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। ये टेबल आपको वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा। ये टेबल खुद कैलकुलेट करो, आपको कैलकुलेशन ही मेन सीखनी है। एंट्री तो कोई भी कर लेगा, अकाउंट कोई भी बना लेगा, मेन है कैलकुलेशन। अपने आप करो, ये टेबल अपने आप बनाओ। 10 साल की डेप्रिसिएशन कोई बात नहीं, टाइम लगेगा, लेकिन एक बार निकाल लो, एक बार खुद अपने हाथ से कर लोगे और क्लैरिटी हो जाएगी। इलस्ट्रेशन नंबर 3 पेज नंबर 218। अपने आप कैलकुलेट करो इसको।
चलें जी आगे चले, हो गया। चलिए जी हो गया। इसमें कोई डाउट है तो बताओ अभी। चले आगे, सबको क्लियर हो गया पक्का? अब आओ जरा इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे। मैंने आपको लास्ट क्लास में, बिल्कुल लास्ट में एन्युटी मेथड कराया था और एन्युटी का मतलब बताया था। अब मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि एन्युटी का जो मतलब सीखा हमने, उसकी हमें जरूरत नहीं थी। फाउंडेशन लेवल पे आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि एन्युटी का मतलब क्या होता है, डिटेल उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, फ्यूचर वैल्यू, वो सब सीखने की कोई जरूरत नहीं है, वो सब इंटर लेवल पे आएगा। हमारे को मेनली सीखना, सर क्वेश्चन में मेरे को बता दो कैसे अप्लाई कर रहे हैं, वो मेरा मेन कहानी है। आओ जरा देखो, इलस्ट्रेशन 4 अच्छी है, बातें नहीं करो, ध्यान से समझो। A lease is purchased on 1st April 2012 for 4 years at a cost of 2 लाख। हमने एक लीज मतलब एक एसेट परचेज किए, कितने में? 2 लाख रुपए। आप यहां पर जो लीज का मतलब है उसको एसेट मानो, सिर्फ मानने को बोल रहा हूं, मतलब नहीं होता। आपने मान लो कि आपने एक एसेट परचेज किया 2 लाख रुपए की 4 साल के लिए। It is proposed to depreciate the lease by annuity method by charging 5% interest. A reference to the annuity table shows that to depreciate 1 rupee by annuity over 4 years, 5% ब्याज पे जो आती है कैलकुलेशन, वो आती है 0.282012 टू राइट ऑफ फलान टिकान। आपको बेसिकली करना है क्या, देखो मैं आपको पहले सिखाऊंगा जुगाड़, फिर सिखाऊंगा ये आया कहां से। पहला पॉइंट तो ये है, आपको ये दे रखी है एक वैल्यू, ये एन्युटी की वैल्यू आपको दे रखी है, और ये दे रखी है एन्युटी की कॉस्ट, मतलब मशीन की कॉस्ट। कॉस्ट को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप सीधा, तो आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। पहला पॉइंट तो हुआ ही है, सर कॉस्ट है 2 लाख, उसको फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारी डेप्रिसिएशन आ गई हर साल कितनी, 46,402। पहले आप इसका सीखो बिल्कुल करने का तरीका, फिर इसका मतलब सिखाऊंगा आपको बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं। 2 लाख इंटू में 0.282012, हमारा 56,402 डेप्रिसिएशन आ गया। बस अब इसको लगाते चले जाना, और करना क्या है, देखो लीज अकाउंट को मैं बार बार बोल रहा हूं, क्या मानो, एसेट अकाउंट। तो एसेट जब खरीदते हो डेबिट में आ जाता है, 2 लाख आ गया डेबिट में। डेप्रिसिएशन कितनी लग गई हमारी, 56,402, ये तो हमें पता ही है, डेप्शन निकाल दिया हमने, वहां पे 2 लाख को मल्टीप्लाई कर दिया फैक्टर से, ये आ गई डेप्रिसिएशन। उसके बाद ये है इंटरेस्ट। ये बेसिकली इंटरेस्ट का यहाँ पे क्या रोल होता है, अभी उसके बारे में समझते हैं। टोटल हो गया 210, यहाँ बैलेंस आ गया 153, ये 153 चला गया ओपनिंग वैल्यू। ये ओपनिंग पे डेप्शन तो कॉमन है, जो लगती चली जाएगी हर साल, डेप्रिसिएशन कॉमन लगती चली जाएगी। आप देखो हर साल डेप्रिसिएशन कॉमन लगती चली जाएगी, और यहाँ पे इंटरेस्ट ऐड होता चला जाएगा ऑन ओपनिंग वैल्यू। ओपनिंग जितनी वैल्यू है उस पर इंटरेस्ट ऐड होता चला जाएगा, ये हमारा टोटल बनता चला जाएगा। ये टोटल हो गया, ये क्लोजिंग अगली बार का ओपनिंग बना, फिर अगली बार फिर इंटरेस्ट ऐड हो गया ओपनिंग वैल्यू पे, डेप्शन सेम, बैलेंस आ गया, ये बैलेंस अगली बार का ओपनिंग बन गया, फिर इंटरेस्ट ऐड हो गया ओपनिंग वैल्यू पे और डेप्शन के बराबर हो गया, कहानी खत्म हो गई। ये तो था इसका जुगाड़। अब सर इसके पीछे बात है क्या, ध्यान से सुनना कहानी। एन्युटी मेथड में होता क्या है, एन्युटी का मैथ्स में हमने मतलब सीख लिया था, अब अकाउंट्स में मतलब सीखो बेसिकली कि हम लोग क्या करते हैं, एक लीज पे एसेट को परचेज करते हैं। लीज पे का मतलब होता है किराए पे लेके आना। लीज 2 टाइप की हो सकती है, ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंशियल लीज। इसका मतलब सर हमारे ऊपर से निकल गया, इतना समझो, एक शॉर्ट टर्म की लीज और एक लॉन्ग टर्म की लीज। एग्जाम्पल समझाता हूं। आप जो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप शादियों में देखते होंगे, शादी के बाहर एक जनरेटर लगा होता है जिसके बाहर अनऑफिशियल पार्टीज चल रही होती हैं। तो वो जनरेटर जो शादी में किराए पे लिया जाता है, वो शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। शादी हुई, जनरेटर गया, कह रहे तबाह हो गए। तो शादी हुई, आपकी पावर कटी, उधर से जनरेटर भी गया।
ठीक है, पॉइंट क्या है, वो शॉर्ट टर्म लीज है, उसको आप एक दिन के लिए किराए पे लेते हो और उसके बाद वापस कर देते हो। ध्यान से सोच समझ के जवाब देना। आपने एक जनरेटर लिया अपनी शादी के लिए और 10,000 रुपये उसका किराया था एक दिन का, वो आपने दे दिया। बाई चांस आपकी शादी वाले दिन जनरेटर भी फूक गया आपके साथ, ठीक है, तो सवाल ये है कि जनरेटर खराब हो गया 10 लाख रुपए का, सवाल ये है तो अब आप जनरेटर वाले को 10,000 दोगे या 10 लाख भी दोगे साथ में, फूक गया। सवाल, इसको कहने का टेक्निकल मतलब क्या है, रिस्क ऑफ द एसेट। जो एसेट का रिस्क है वो लेसर किराए पे देने वाले के पास है या लेसी किराए पे लेने वाले के पास है, लेसर के पास है, क्योंकि शॉर्ट टर्म लीज थी। पॉइंट क्लियर हुआ। यही अगर लॉन्ग टर्म लीज हो, जैसे कि हमारे देश में जो डीडीए के फ्लैट बिकते हैं, LIG, HIG, MIG, शायद आपने सुना हो, वो कभी सेल नहीं होते। डीडीए अपनी जमीन कभी बेचती नहीं, 99 साल की लीज के लिए देती है। आप डीडीए से फ्लैट लो, आपको 99 ईयर की लीज के लिए मिलेगा। आप एक लमसम अमाउंट देते हो, आपको लगता है हमने फ्लैट खरीद लिया, पर खरीदा नहीं जाता, वो एक लीज पे मिल जाता 99 साल बाद डीडीए उस बिल्डिंग को दोबारा तोड़ेगी, बनाएगी और आपसे कुछ अमाउंट दोबारा ले लेगी, अगले 99 ईयर की लीज के लिए आपको दोबारा दे देगी। दैट इज कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म लीज, उसको बोलते हैं हम लॉन्ग टर्म लीज। उसमें अब आपके हर साल जो व्हाइट वॉश का खर्चा होता होगा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होता होगा, वो डीडीए भरेगी, आप भरोगे, आप भरोगे, क्योंकि आप डीडीए फ्लैट में रह रहे हो। तो पॉइंट क्या है, रिस्क ऑफ द एसेट। लॉन्ग टर्म लीज में रिस्क ऑफ द एसेट किसके ऊपर रह गया, लेसर या लेसी, लेसी के ऊपर। सर इन बातों का हमारे फाउंडेशन से कोई नाता है नहीं, ये आपको सिर्फ ज्ञान के लिए था। ये पॉइंट क्लियर हो। लीज का मतलब क्लियर हुआ कि किराए पे लेके आना, या तो शॉर्ट टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए। अब सवाल सर क्या है यहाँ पे, ये बेसिकली पॉइंट क्या समझा रहा है हमारे को, कि आप जितने की अमाउंट लीज पे लेके आते हो, फॉर एग्जांपल मैंने कहा आपको ये पकड़ो 2 लाख, से लॉन्ग टर्म लीज के लिए, लॉन्ग टर्म लीज के लिए एक एसेट लेके जा रहा हूं, लॉन्ग टर्म लीज के लिए मैंने आपको 2 लाख दे दिए और आपसे लॉन्ग टर्म लीज पे एक एसेट ले आया। मेरे लिए फायदा क्या है सर, डेप्रिसिएशन मैं क्लेम कर पाऊंगा अपनी बुक्स में, और अगर मैं डेप्रिसिएशन अपनी बुक्स में क्लेम कर पाऊंगा तो डेप्रिसिएशन P&L अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाते हो, उससे आपका नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कम नेट प्रॉफिट होगा तो आपको सरकार को जो इनकम टैक्स देना पड़ेगा वो कम देना पड़ेगा, ज्यादा कम देना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन पे टैक्स सेविंग होती है, ये एक टेक्निकल टर्म है। पॉइंट क्लियर हुआ। जितनी ज्यादा डेप्रिसिएशन में क्लेम करूंगा उतना ज्यादा मुझे टैक्स में बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उतना ज्यादा मेरा नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए ज्यादातर बिजनेसमैन लोग अपनी दूसरी गाड़ी, पहली नहीं दूसरी गाड़ी बिजनेस के नाम पे लेते हैं, और दूसरी हमेशा लग्जरी का। जैसे मैंने भी अगर BMW ली थी, मैंने चेतन वाली क्लासेस के नाम पे ली है, और वो इसलिए ली है, सिंपल सा लॉजिक है, सारा पैसा हमने इस अकाउंट से मतलब माइनस किया, और इससे होगा क्या सर, एक साल की 7.5 पौने 8 लाख तो उसकी डेप्रिसिएशन आ जाती है, 15%, 15-16% आपकी डेप्शन आती है गाड़ी की, जिससे बिल्कुल खत्म हो जाता है, नेट प्रॉफिट खत्म होता है, तो उससे क्या होता है, आपको टैक्स नहीं देना पड़ता सरकार को। पॉइंट क्लियर हुआ। इससे सुन लो, इससे इनकम टैक्स बचता है। अभी आप टैक्स पढ़ोगे मेरे से, मैं इंटरनल पे टैक्स ही पढ़ाता हूं, आपको ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा कि आप डेली बेसिस लाइफ में छोटी छोटी हरकतें करोगे तो आप अपने माता पिता का टैक्स बचा सकते हो, तुम्हारा तो नहीं लेकिन माता पिता का बचा सकते हो। तो पॉइंट सुनो, अभी जरा कहानी सुनो। अच्छा, अब मैं लीज पे था, हाँ सुनना जरा ध्यान से। लीज में क्या हुआ, मैं एक लॉन्ग टर्म लीज के लिए एक एसेट लेके आया और मैंने 2 लाख रुपए दे दिए लेसर को, जिसने मुझे एसेट लीज पे दी है, उसको मैं 2 लाख देके एसेट लेके आ गया। मुझे क्या बेनिफिट होगा और क्या नुकसान होगा वो मुझे बताओगे आप। सर बेनिफिट ये होगा कि आप एक बार में पैसा दे के आओगे। लॉन्ग टर्म लीज पे जब आप एसेट लेके आते हो तो डेप्रिसिएशन कौन क्लेम करता है, लेसी। अब शॉर्ट टर्म लीज पे एग्जांपल दिमाग में रखना, जनरेटर आप लेके आए हो 10 लाख रुपए का किराए पे, एक दिन के लिए 10,000 रुपए आपने किराया दिया है, तो क्या 10 लाख की डेप्शन अपने यहां क्लेम कर लोगे, लेसर क्लेम करेगा, लेसर क्लेम करेगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म लीज का मतलब होता है कि ऑलमोस्ट पूरी लाइफ के लिए एसेट आप किराए पे लेके आए तो उसकी डेप्शन भी कौन क्लेम करेगा, लेसी क्लेम करेगा। तो वो मेरे लिए बेनिफिट है। बेनिफिट कैसे है सर, आप डेप्शन क्लेम करोगे, आपका नेट प्रॉफिट कम रहेगा, नेट प्रॉफिट कम रहेगा तो आपको टैक्स सेविंग होगा। पॉइंट क्लियर हुआ। सर एक नुकसान भी है, आपको बताओ नुकसान क्या है। रिस्क तो है ही है सर, लेकिन अगर वो 2 लाख बैंक में इन्वेस्ट करते तो ब्याज भी आता। आपने किराए पे एक एसेट ले लिया, एक साथ 2 लाख चले गए, आपकी जेब से 2 लाख ब्लॉक हो गए एक जगह पे, वो 2 लाख अगर बैंक में रखते तो क्या आता, इंटरेस्ट आता, वो आपके लिए क्या है, नुकसान है। पॉइंट क्लियर हुआ। नुकसान क्या, क्योंकि वो ब्याज आप नहीं कमा पा रहे हो, लेकिन फायदा क्या है, डेप्रिसिएशन क्लेम कर पा रहे हो, जिससे आपको क्या हो रही है, टैक्स में सेविंग। ये पॉइंट क्लियर हुआ। ये दोनों बातों का मिक्सचर है एन्युटी मेथड। पॉइंट क्लियर हुआ। अब आपको समझ में आएगा ये इंटरेस्ट कहां से आया, देखना जरा ध्यान से।
और तीसरी बात अपने दिमाग में क्या रखोगे आप, तीसरी बात, जितना इंटरेस्ट का मेरा लॉस हो रहा है उतनी वैल्यू से मैं अपनी एसेट की कॉस्ट को क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा। मेरा कहने का मतलब, सर मैंने एसेट के 2 लाख रुपए दिए, ठीक है, उस 2 लाख को एक साथ देने की वजह से मेरा लेट्स सपोज 20,000 ब्याज मारा गया, तो मैं क्या बोलूंगा, एसेट मुझे 2 लाख की पड़ी या 220 की पड़ी, 220 की पड़ी, तो मैंने इस ब्याज को जो मेरा मारा गया इंटरेस्ट, उसको कहां ऐड कर दिया, एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दिया। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अब देखना जरा ध्यान से, इस सवाल में था क्या कि आपकी 2 लाख की एसेट है, आप आज 2 लाख दे के आते हो, तो 2 लाख दे के आते हो, पूरे साल में सर आपका 10,000 इंटरेस्ट मारा गया, वो आपने एसेट की किस में ऐड कर दिया, कॉस्ट में, इसलिए वो 10,000 कहां गए, डेबिट साइड में, एसेट की कॉस्ट में ऐड हो गया वो इंटरेस्ट। पॉइंट क्लियर हो गया? तो आपको एसेट कितने की पड़ गई, 210 की। 210 में से डेप्रीसिएशन समझ में आया कैसे आया, सर कुछ भी नहीं किया, एसेट को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस्ट को एन्युटी फैक्टर से, कि उसकी आज की वैल्यू क्या है। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसको मल्टीप्लाई कर दिया, आ गई डेप्रीसिएशन, तो ये आ गया बैलेंस। अब हमारा देखना जरा ध्यान से, क्लोजिंग बैलेंस बच रहा है 153,597, क्लोजिंग बैलेंस जो बच रहा है 193,597 फर्स्ट ईयर के एंड पे, फर्स्ट ईयर के एंड का जो क्लोजिंग है वो अगले साल का क्या बनेगा, ओपनिंग, यानी अगले साल जो आपका ब्याज मारा गया वो 2 लाख पे मारा गया या 153,597, तो इसका 5% निकालोगे, वो आपका ब्याज मारा गया, और उस ब्याज को एक्सपेंस नहीं मानना, उस इंटरेस्ट को कहां ऐड कर देना, अपनी एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देना। ये पूरा एन्युटी मेथड है। तो हमने उस ओपनिंग वैल्यू जो अगले साल का ओपनिंग है उस पे 5% इंटरेस्ट निकाला और उसको एसेट की क्या कर दिया, कॉस्ट में ऐड कर दिया। डेप्शन क्या रहती है एन्युटी में, बस ये ध्यान रखना, डेप्शन तो सेम ही है, आपका क्लोजिंग बैलेंस आया, ये क्लोजिंग अगली बार का ओपनिंग बन गया। फिर दोबारा ये बताओ 5243 कैसे आए, ये 5243 सर 5% इंटरेस्ट लगाया किस पे, 104,875 पे 5% इंटरेस्ट आ गया। उसके बाद डेप्रीसिएशन सेम रहेगा, क्लोजिंग, ये क्लोजिंग अगली बार का ओपनिंग। फिर ये 2685 बताओ कैसे आया, 5% हो गया, ये एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दिया, और लास्ट साल में जाके दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये मेथड कंप्लीट हो गया। पॉइंट क्लियर हो गया? अब सर अगर इसमें एक और चीज आपको, ये तो थी आपकी नॉलेज प्लस जुगाड़, मैंने आपको दोनों बताया कि नॉलेज पर्पस के लिए क्या समझ में आया, कॉन्सेप्ट है क्या कि जितना आप पैसे एक बार में देके आ जाते हैं उस पर जो ब्याज मारा जाता है वो आपकी एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाता है, और डेप्रीसिएशन सेम रहती है, बस वही कहानी चलती चली जाएगी। ये कहानी क्लियर हो गई। अब सर दूसरी बात, अगर पेपर में आपको ये रेट ना दे रखा हो, ये वाला रेट तो कैसे निकालोगे? सर देखो, इंटरेस्ट का रेट बताओ कितना है, 5%, और साल कितने हैं, 4, तो आपको कैसे निकालना है, 1 डिवाइड बाय 1.05, एक बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। 4 बार जब इक्वल टू बताओगे तो चौथी बार दबाने पे ही आएगा। करके देख लो, करके देखो, कैलकुलेटर निकालो। 1 डिवाइड बाय 1.05, 4 बार इक्वल टू दबाओ, 0.282012 आएगा, आएगा, आएगा। आया नहीं आया? दिखाओ दिखाओ दिखाओ। अरे रुकिए तो, 4 साल 5% इंटरेस्ट, अरे रुक तो जाओ, 2 मिनट रुको। 1 डिवाइड बाय 1 पॉइंट आना चाहिए, आना चाहिए, रुको 1 मिनट। इसमें जीटी नहीं है क्या? एक जीटी वाला कैलकुलेटर दो, ग्रैंड टोटल। आएगा आएगा, रुको अभी निकालना सिखाता हूं, 2 मिनट रुको, आएगा।
आएगा, रुक जाओ 2 मिनट, 2 मिनट एक बार चेक करता हूँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। 2 मिनट का टाइम दो, बस ये करता हूँ एक बार चेक। अच्छा फिलहाल ये फैक्टर कैसे है ये आपको निकालना सिखाता हूँ, बाकी समझ में आया आपको? 99 क्या 200% तो ये फैक्टर गिवन होगा, बस मुझे 2 मिनट का टाइम दो, ये कुछ गड़बड़ है इसमें राइटिंग में, वो देख लेता हूँ एक बार। बाकी डेफिनेशन समझ में आई कैसे आएगी, बस उस फैक्टर को कॉस्ट से मल्टीप्लाई करोगे। इंटरेस्ट समझ में आया कैसे आएगा, जो भी हर साल की ओपनिंग होगी उसमें इंटरेस्ट ऐड करते चले जाओगे, आपका इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी। पॉइंट क्लियर है यहां तक? अब और अच्छा मुझे एक बात बताओ, पीएनएल अकाउंट में क्या करोगे? पीएनएल अकाउंट में सर जो ये इंटरेस्ट गया, ये हमारी इनकम हो सकती थी लेकिन ये कैश में नहीं आई, ये कहां गई? हमने एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दी। मुझे एक बात बताओ, इंटरेस्ट हमारी इनकम थी जो नहीं आई, इसकी एंट्री क्या होगी? एंट्री बताओ, एंट्री। इंटरेस्ट बैंक में आएगा क्या? बैंक में इंटरेस्ट आएगा या इंटरेस्ट लॉस्ट हो गया? ये तो इंटरेस्ट तो लॉस्ट हो गया, बैंक में तो आ ही नहीं रहा ना। ये देखो एंट्री पे आ जाओ, देखो 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 देखो, सबसे पहले फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट टू एसेट अकाउंट, ये रेलेवेंट जर्नल एंट्रीज पढ़ लो इसकी, एन्युटी मेथड की। पहले आप इंटरेस्ट जो आता है आपकी इनकम तो है, देखो सिंपल सी बात है, अगर बैंक में रिसीव होता तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट हो जाता, लेकिन रिसीव तो हो नहीं रहा। ये तो वो ब्याज है जो हम खो रहे हैं, जिसको हम एज इनकम आता लेकिन उसको हम एसेट की कॉस्ट में क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। यही तो कर रहे हैं, इंटरेस्ट आ तो रहा है लेकिन वो हम आ नहीं रहा, मतलब इन द सेंस कि आपको जो आना चाहिए था वो नहीं आ रहा, तो आपने क्या कर दिया? उसको एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दिया। यही तो किया आपने, एसेट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। उसके बाद डेप्रीसिएशन लगाने की एंट्री तो अपने को पता है, डेप्शन अकाउंट डेबिट टू एसेट। उसके बाद डेप्शन को कहां लेके चले गए? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन। और इंटरेस्ट को कैसे लेके जाओगे? इसको भी पीएनएल के थ्रू खत्म करोगे, पीएनएल अकाउंट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। पॉइंट क्लियर हो गया? तो पीएनएल में 2 एंट्री जा रही है, एक डेप्रीसिएशन की और एक इंटरेस्ट की। ये देखो, एक डेप्रीसिएशन की एंट्री जा रही है हर साल और एक एंट्री किस चीज की जा रही है? इंटरेस्ट की, जो भी आपका इंटरेस्ट है। ये एंट्री समझ में आई? कोई डाउट है तो बताओ। पक्का? एक बार दोबारा बोल दो, एक बार एंट्री बताओ। अच्छा मेरे को एक बार एंट्री बताओ, इंटरेस्ट अगर आता तो एंट्री क्या होती अगर कैश में आता तो? बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। लेकिन क्या भी इंटरेस्ट कैश और बैंक के थ्रू आ रहा है? नहीं आ रहा, बल्कि सर वो तो हमारी एसेट की कॉस्ट को बढ़ा रहा है। तो एंट्री क्या करी आपने? एसेट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, एसेट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। पहले इंटरेस्ट आया और वो एसेट की कॉस्ट में चला गया। फिर डेप्रीसिएशन कैसे लगाई आपने? डेप्शन बताओ, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। फिर तीसरा सर डेप्शन और इंटरेस्ट को पीएनएल में लेकर के जाना है। पहले आपने इंटरेस्ट को क्रेडिट किया था, तो आप पीएनएल में ले जाने के लिए क्या करोगे? पीएनएल अकाउंट डेबिट या इंटरेस्ट टू पीएनएल? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। और डेप्शन को पीएनएल में कैसे लेके जाओगे? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन। पॉइंट क्लियर हो गया? अब इसमें कोई डाउट है तो बताओ। नेक्स्ट आ जाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 5, इसको करेंगे लास्ट में। सिंकिंग फंड किए, इसको सबसे लास्ट में उठाएंगे। पहले आप इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे आ जाओ। 7, इलस्ट्रेशन नंबर 7। देखो जी, बातें नहीं करो, आ जाओ जरा इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे आ जाओ। अ मशीन वॉज परचेज फॉर 30 lakhs, जिसकी टोटल वर्किंग लाइफ है 240 मशीन रेट के हिसाब से। द स्क्रैप वैल्यू 2 लाख है। एंटिसिपेटेड पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्टिव आर्स आपको बता रखिए 3000 पहले 3, फिर उसके बाद 2600 और 1800। ये सेम एग्जाम्पल कॉपी में किया था, सेम एग्जाम्पल हमने कॉपी में किया है। कृपया करके आज घर जाएं और कॉपियों से धूल हटाएं और उनको देखें। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, प्रोडक्शन यूनिट मेथड, आओ जरा चेक करो इसको भी। मशीन परचेज की गई है 20 लाख रुपए की, एस्टिमेटेड लाइफ है 10 साल, रेजिडुअल वैल्यू है 2 लाख। 1.5 लाख यूनिट अपने जीवन काल में लाइफ में बना पाएगी, 1.5 लाख यूनिट। और कैसे कैसे बना रही है? पहले 3 साल में 20-20 हजार, फिर चौथे 5वें 6ठे 7वें साल में 15-15 और लास्ट में 10-10 हजार।
आपको डेप्रिसिएशन निकालनी है हर साल की यूनिक प्रोडक्शन यूनिट मेथड। जरा ऐसे ही यहीं पे सॉल्व कर दो। मुझे एक बात बताओ, पहले 3 साल हर साल कितनी कितनी बना रही है यूनिट? 20-20 हजार। उसके बाद चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, कितने कितनी? 15-15 हजार। उसके बाद 8, 9 और 10, 10-10 हजार। और टोटल मशीनरी वैल्यू कितनी यूनिट बना पाएगी? 1.5 लाख। अच्छा मुझे बताओ, 20 लाख की मशीन है, स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 2 लाख। तो मशीन अपने को इसका मतलब कितने की पड़ी? 18 लाख। 18 लाख की मशीन 1.5 लाख यूनिट बना पाएगी, तो पर यूनिट डेप्रिसिएशन कितना आ गया? डिवाइड करो, 18 लाख डिवाइड बाय 1.5 लाख यूनिट, पर यूनिट कितना आ गया? 12 रुपए पर यूनिट। अब जिस भी साल की पूछेगा उसको 12 रुपए से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। पहले साल 20,000 यूनिट बनाई है, 20,000 यूनिट इंटू में 12, 240। तो हर साल 240, 240, 240। इसका बताओ अगले 4 सालों में पर ईयर 12 रुपए पर यूनिट है, 15,000 यूनिट बनाई है, कितना? 1.8 लाख हर साल की डेप्शन, 15,000 इंटू में 12 रुपए। उसके बाद अगले साल, अगले 3 साल 10,000 यूनिट बनाई है इंटू में 12 रुपए, 1.2 लाख रुपीस की डेप्रीसिएशन हर साल लगेगी। पॉइंट क्लियर है? डेप्रीशिएबल अमाउंट कैसे निकाला? 20 लाख माइनस 2 लाख, 18 लाख। 18 लाख डिवाइड बाय टोटल यूनिट कितनी बना पाएगी? 1.5 लाख। पर यूनिट आ गया 12 रुपए, और उसको जितनी जितनी डेप्शन मतलब यूनिट बनाई है जिस साल, उससे मल्टीप्लाई करोगे तो हर साल की डेप्रीसिएशन आ जाएगी। पॉइंट क्लियर है? पक्का। चलें आगे। नेक्स्ट आ जाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 9। अब बस इसमें क्या फर्क है? 9 में क्या फर्क है सर? बस टन्स का फर्क आ गया। वहां पे यूनिट थी, यहां पे टन्स हो गया, और कोई फर्क नहीं है। इसको गृह कार्य मार्क करें, होमवर्क कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो देखो देख लो इसको। मेसर सूर्या एंड कंपनी टुक अ लीज ऑफ क्वेरी ऑन 1/1/2013। 1 करोड़ रुपए की आपने एक माइन ली है, बेसिकली एक माइन है जिसको आपने 2013 में लिया है, और उसकी डेप्रिसिएशन देखो, टोटल उसमें 2 लाख टन कोयला है। बेसिकली मान लो कोल माइन है, आपने उसको 1 करोड़ का लिया और उसमें लेट्स सपोज 2 लाख टन कोयला है। आपको डेप्रिसिएशन लगानी है। पहले साल उसमें से आपने 2,000 टन निकाल लिया, दूसरे साल 10,000 टन निकाल लिया, तीसरे साल 15,000 टन निकाल लिया। तो आपको 3 साल की डेप्शन बतानी है। सर 1 करोड़ रुपए की माइन है और टोटल अपने जीवन में वो कितने लाख टन निकाल पाएगी? 2 लाख। तो पर टन कितनी आ गई डेप्शन? 50 आ गई पर टन। इंटू में 2,000 कर दो, पहले साल की डेप्शन 2,000 इंटू में 50, 1 लाख डेप्शन आ गई पहले साल, इंटू में 50, 5 लाख डेप्शन दूसरे साल की, इंटू में 50, 7.5 लाख तीसरे साल की डेप्शन। बस वहां पर यूनिट था, यहां पे पर टन हो गया, और कोई फर्क नहीं है। पॉइंट क्लियर हो गया? अब देखो, देख ही लो, अब देखा है तो पूरा ही देख लो। ओपनिंग वैल्यू 1 करोड़ थी, ओपनिंग वैल्यू 1 करोड़, पूरे साल की डेप्शन लगी 1 लाख, तो वैल्यू बची 99 लाख। ये 99 लाख अगली बार का क्या बन गया? ओपनिंग। फिर डेप्शन लगी 5 लाख, बचा 94, ये अगली बार की क्या बन गई? ओपनिंग। फिर डेप्शन लगा 7.5 लाख, और 8650 अगले साल की बन जाएगी ओपनिंग। लेकिन अकाउंट अपने से कितने साल का मांगा है? 3 साल का, वरना ये बन सकता है जितने भी साल का बनाना चाहें, जितना भी डेटा गिवन होगा उसके हिसाब से बन जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया? बस डेप्रिसिएशन में कोई फर्क नहीं है, मशीन आर रेट में एज पर आर निकालना होता है, और अपना क्या बोलते हैं माइंस वाले केस में डिप्लीशन मेथड में पर टन आपको कोयला दे रखा होगा, और तीसरा जो सेम मेथड दैट इज प्रोडक्शन यूनिट मेथड, उसमें आप पर यूनिट निकाल के मल्टीप्लाई करते हो रिस्पेक्टिव यूनिट जितनी जिस साल में बनाई है। पॉइंट क्लियर है? इसमें कोई डाउट? सेम मेथड है, बस आर्स गिवन था, फिर टन गिवन है, और फिर यूनिट्स गिवन है, और कोई फर्क नहीं है। बताएं। बिल्कुल, अब आप बड़े हो गए हैं, सीए बन गए हैं, बन जाओगे मतलब, तो वर्किंग नोट के नंबर होते हैं। अभी आपको मैं जब नेक्स्ट बुक दूंगा उसमें आपको बताऊंगा सॉल्यूशन इसीलिए किया, 3 आपको पास अटेम्प्ट इसीलिए दे रखे हैं कि पास अटेम्प्ट का जो क्वेश्चन आया और उसका सॉल्यूशन कैसे करना है वो आपको वहां पे क्लियरली बताया हुआ है। अभी हमारा टारगेट वॉल्यूम 1 तक हमारा टारगेट ये कॉन्सेप्ट सारे दिमाग में बिठा लूं, वॉल्यूम 2 का भी टारगेट ये रहेगा। उसके बाद का जो टारगेट है, जो पेपर्स या मॉडल टेस्ट पेपर दिए गए हैं उनका सिर्फ एक ही टारगेट है
क्वेश्चन आपको वहां कोई नया नहीं मिलेगा। अगर आपने पहले सारे कर रखे हैं वहां पे सेम क्वेश्चन मिलेंगे आपको। पास अटेम्प्ट में ऐसा नहीं है पेपर कहीं बाहर से आसमान से आ गया, ऐसा कभी नहीं होता। उसका सिर्फ देने का एक ही टारगेट है, क्वेश्चन सेम है, बस अब मुझे ध्यान रखना है सर प्रेजेंट कैसे करना है। अगर प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है फालतू के नंबर कटवाओगे, फालतू के। अच्छी का मतलब जो चीज रिक्वायर्ड है, वर्किंग नोट्स नहीं दिए या कोई ट्रू फॉल्स आया उसके नोट्स नहीं बनाए, रीजन नहीं दिए, तो आधे नंबर रह जाते हैं सीधा। वो पेपर देने का सिर्फ टारगेट ही एक है, आप पेपर देख के ये अंदाजा लगा पाओगे। पहला तो पेपर देख के आपको पैटर्न समझ में आएगा, डिफिकल्टी लेवल समझ में आएगा, कितना डिफिकल्ट एग्जाम आता है कितना नहीं। दूसरा, मुझे आंसर लिखना कैसे है। ये दोनों चीजें एंड की है, ये उनके लिए एप्लीकेबल है जिनको पहले सारा आता होना चाहिए। आता कुछ है नहीं, प्रेजेंटेशन हमारी टॉप की है, कोई फायदा नहीं है उस चीज का। तो पहले सारा अभी पढ़ लेते हैं अभी हम लोग। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन नंबर 10। इलस्ट्रेशन नंबर 10, आओ जी। ये एग्जाम्पल भी ग्रीन इसलिए कर दी गई है कि हम इसको एक बार घर पे जाके रीड कर दें, ये टेक्स्ट के साथ मिस ना हो जाए, इसलिए एग्जाम्पल ग्रीन है। कृपया करके पढ़ ले, इन एग्जाम्पल को घर पे जरूर पढ़ना। चलिए आगे चलें। नेक्स्ट देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 10, इंपॉर्टेंट मार्क करें। डेप्रिसिएशन का ये बात दिमाग में डाल लो, सिंपल सवाल आने के चांसेस बहुत रेयर है। या तो आपको लीज अकाउंट बनवाएगा, कुछ ऐसा अटपटा जो आपने 12th में नहीं किया। सिंपल सवाल आने के चांसेस डेप्रिसिएशन के बहुत कम है। जर्नल लेजर में कुछ अटपटा बना नहीं सकता, कैश बुक में, सब्सिडरी बुक्स में कुछ अटपटा बना नहीं सकता। ये अभी तक का आपने देखा होगा पहला चैप्टर है जिसमें 12th से हटके कुछ चीजें हैं, और ये मान लो उन हटके चीजों में से ही पेपर बनने वाला है आपका, क्योंकि 12th तक का पेपर नहीं पूछना उन्होंने आपसे। आपसे फाउंडेशन लेवल का अच्छा सीए लेवल का पेपर बनाना है। तो जितनी भी चीजें जो 12th में नहीं थी उस पर आपको ज्यादा फोकस कर लेना चाहिए एट दिस लेवल। अ फर्म परचेज मशीन on 1st January 2015 for 582 and spent 18,000 इरेक्शन। इरेक्शन का मतलब इंस्टॉलेशन कह लो या पुट टू यूज को करने के लिए खर्चा, उसको यूज में लाने के लिए खर्चा, जो कि मशीनरी की किस में ऐड हो जाएगा, कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 6 लाख। ऑन 1st जुलाई मशीनरी फॉर रुपीज 2 लाख वॉज एक्वायर्ड। एक मशीनरी और एक्वायर की है 2 लाख रुपए की, 1 जुलाई 15 को। 1 जुलाई 16 को मशीनरी परचेज ऑन 1st January 15 becomes obsolete and auctioned for 38,600. On the same date fresh machinery purchased at a cost of 4 लाख। डेप्रिसिएशन हर साल 31 दिसंबर को लगती है, 10% ऑन WDV मेथड। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। आओ जरा मशीनरी अकाउंट, इसका पहले रफ में ना इसका एक डायग्राम बनाते हैं, बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं। लिखो जी, कॉपी निकाल लो, कॉपी में आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 10, पेज नंबर है 227। इलस्ट्रेशन नंबर 10, पेज नंबर 227। इलस्ट्रेशन 10, पेज नंबर 227। ऑक्शन का मतलब बेच दिया, बोली लगवा के बेच दिया, ऑक्शन कर दिया।
हाँ जी, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करवा दो। देखो जी, बातें नहीं करो, देख लो एक बार। आपने एक मशीनरी, मैं तीनों मशीनरी का केस अलग लेके चल रहा हूं, M1, M2, M3, जीवन में कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। एक मशीनरी आपने 1/1/15 को परचेज किया, 582 प्लस 18 इंस्टॉलेशन, टोटल उसकी कॉस्ट हो गई 6 लाख। उसके अलावा पूरे साल भर में कुछ नहीं किया। मशीन 2 को 1/1/15 को ओपनिंग वैल्यू थी नहीं, आपने 1 जुलाई 15 को परचेज किया मशीन 2 2 लाख रुपए की, और इस साल में और इसके साथ कुछ नहीं किया। अब हुआ क्या, पहली मशीन के साथ तो कुछ नहीं हो रहा, दूसरी जो मशीन आपने परचेज किया वो 1 जुलाई 16 को आप बेच रहे हो, 1 जुलाई 16 को आप बेच रहे हो 38,600 का, और इस दिन आपने एक मशीन 3 और एक्वायर कर लिया। अब आप मुझे एक एक करके इस डायग्राम के हिसाब से, मशीनरी फर्स्ट बेचिए सेकंड, ओहो फर्स्ट बेचिए सेकंड नहीं बेचिए, ठीक है। अच्छा बताओ, सबसे पहले बताओ ओपनिंग अगर मशीनरी अकाउंट को, सबसे पहले 1/1/15 की बात करता हूं, मशीनरी 1/1/15 को बैंक से जो मशीनरी परचेज की प्लस इंस्टॉलेशन भी मशीनरी की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, तो कितने की मशीनरी आपने परचेज कर ली, 6 लाख रुपए की। और पूरे साल में एक मशीनरी और परचेज की है, लेकिन वो कब की है, 2 लाख। एक मशीनरी परचेज की 6 लाख रुपए की इस वाले साल में, मैं पहले साल की बात कर रहा हूं, पहले साल में एक मशीनरी परचेज की आपने 6 लाख की, और एक मशीनरी परचेज की 2 लाख की, लेकिन पहली 1 तारीख को, दूसरी 1 जुलाई को। अब बस इस पे लगाना डेप्रीसिएशन, जो कि लगेगा साल के एंड पे बाय डेप्रीसिएशन बताओ। पहली वाले पूरे साल का 6 लाख पे पूरे साल का लगेगा, 6 लाख की मशीनरी पे पूरे साल का लगेगा 60,000, और M2 पे डेप्रीसिएशन, M2 पे 6 महीने का लगेगा 2 लाख का, 10% फॉर 6 मंथ्स 10,000। ये पॉइंट क्लियर है। पहली मशीन पे पूरे साल का और दूसरी मशीन पे 6 महीने का डेप्शन लगेगा, सिर्फ 6 महीने का, कितना आ गया 10,000, और तो कुछ नहीं है इस साल में। तो 31/12/15 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन M1 M2 अलग अलग बताना। M1 का कितना, 6 लाख में से 60,000 गए, 540, और M2 का 2 लाख में से 10 गए, 190। पॉइंट क्लियर हो गया। ये पहले साल का अकाउंट खत्म, ये पॉइंट क्लियर है सबको। उसके बाद ये जो क्लोजिंग है अगली बार का क्या बन जाएगा, 1/1/16 का ओपनिंग बैलेंस M1 M2, इसका 540 और इसका 190। अब बताओ जरा अगले साल में क्या हो रहा है। सर पहली वाली जो मशीन है ना, मशीन वन जो है, जिसका यहां पे क्लोजिंग कितना बचा है 540, यही तो बचा है 540, उसको आपने 6 महीने यूज करके 38,600 में बेच दिया। तो पहले 6 महीने की क्या लगेगी, डेप्रीसिएशन। 6 महीने की डेप्शन कैसे लगाओगे, 540 पे 10% 54,000, और 6 महीने की डेप्शन कितनी, 27,000। तो पहले लगाओ डेप्रीसिएशन। डेप्शन की डेट बताओ क्या डालूं, 1 जुलाई को बाय डेप्रीसिएशन कितना, 27,000। समझ में आया कैसे आया, 540 पे 10% फॉर 6 मंथ्स। वैल्यू कितनी बची सर, 540 पे डेप्शन लग गई 27,000। तो आज उसकी WDV कितनी बची, 540 में से 27 माइनस करो, आज उसकी WDV कितनी बची, 5 लाख। 5/13 वाली चीज 38,600 में बेच रहे हो, फायदा नुकसान, क्या क्या क्या,
एक जीरो कम है क्या? कोई नहीं, एक बार वो मिसप्रिंट होगा, कोई बात नहीं। 386 ले लो इसको। 513 वाली चीज आपने 386 में बेची है, 386 में, फिर भी नुकसान है। कितने का नुकसान है? 1,27,000। तो इसको एंट्री बताओ, पहले इस सेल की एंट्री बता दो। इस सेल की एंट्री बैंक में कितने? 386। उसके बाद टू मशीन, मशीन कितने वाली चली गई? 5,13,000। डेबिट में क्या डालूं? पीएनएल अकाउंट डाल दूं डायरेक्ट, या फिर आप लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट भी डाल सकते हो और फिर उसको पीएनएल में ले जाओ। बात एक ही है, आप लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट भी डाल सकते हो, उसको पीएनएल में ले जाओ। तो अब क्या करूं बताओ? यहां पे क्या करूं? अब बाय डेप्शन लग चुके, 540 पे 27 का डेप्शन लग गया। बाय बैंक कितना? 386 और पीएनएल कितना? 1,27,000। ये पॉइंट क्लियर हो गया। इस 540 का पूरा हिसाब हो गया। 540 पे लगी 27 की डेप्शन, 386 की बिक गई और बाकी हो गया हमारा नुकसान। मशीन 1 का ड्रामा खत्म हो गया। मशीन 2 का बताओ क्या होगा? सर मशीन 2 सिंपल है, उस पे बस क्या लग जाएगी? पूरे साल की डेप्रिसिएशन। कितनी लगेगी? डेट क्या डालूं यहां पे? डेट 31/12। डेप्रिसिएशन पूरे साल की कितनी आएगी? 19,000। 190 है ना, 190 पे 10% कितना आ गया? 19,000। ये पॉइंट क्लियर हो गया। लेकिन सर इस साल में हमने एक चीज और की है, बताओ क्या? एक M3 एक्वायर की। कितने की एक्वायर की है? 4 लाख की। तो पहले इसकी एंट्री बताओ, किस डेट को करूं? डेट 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 1 जुलाई को क्या लिखूं? टू बैंक 4 लाख और डेप्रिसिएशन M3 की डेप्शन कैसे? 4 लाख पे 10%, 40,000 फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 6 मंथ्स। कितनी आ गई? 20,000। उसके बाद क्या निकाल लोगे? बैलेंस CD। M1 का बचेगा या M2 M3 का? M2 और M3 का, और ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है? इसमें कोई डाउट है तो बताओ। कोई भी फिगर एक बार दोबारा देख लो, नहीं समझ में आई तो अभी के अभी पूछ लो। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब करना कैसे है सर? मशीनरी अकाउंट आपका बना हुआ है, वो आपको देखना है। वर्किंग नोट जो ये गिवन है, अगर ये 8 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 2 से 3 नंबर वर्किंग नोट के होते हैं। वर्किंग नोट नहीं बनाओगे, सिर्फ अकाउंट बना के आओगे, 4 से 5 नंबर मिलेंगे। नहीं गंदा बनाओ, समझ नहीं आया एग्जामिनर को, बनवाई क्यों रहे? ऑब्वियसली साफ बनाना है। जिसका वर्किंग नोट गंदा है इसका मतलब उसका फाइनल भी गंदा, उसको लिखना ही नहीं आता। इसका मतलब ये वर्किंग नोट गंदा क्यों होगा भाई? ये क्या बात हुई? वर्किंग नोट गंदा क्यों होगा? ऐसा कुछ नहीं है। स्पीड में करो, सुनो सुनो सुनो। वर्किंग नोट में अगर आपको बाई चांस कोई अकाउंट बनाना पड़ जाए तो उस अकाउंट का प्रॉपर फॉर्मेट नहीं चाहिए होता कि डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट वगैरह वगैरह, वैसा नहीं चाहिए होता। आप जैसे वर्किंग नोट में अकाउंट बनाना है, उसमें लाइन नहीं डालोगे चलेगा उसमें, लेकिन ऊपर जो कॉलम्स होते हैं डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट, वो नहीं लिखोगे चलेगा। लेकिन वर्किंग नोट बनाना है, समझ में आना चाहिए कि आपने अकाउंट का फॉर्मेट बनाया, लेकिन फॉर्मेट नहीं बनाओगे तो चलेगा। फेयर जो हमारा मेन चीज जो मांगी गई है उसका प्रॉपर फॉर्मेट और सब कुछ सही होना चाहिए। वर्किंग नोट का ऑब्वियसली अमाउंट सही होना चाहिए, सब कुछ। फॉर्मेट नहीं दोगे चलेगा, लेकिन आई विल नॉट एडवाइज दिस। इफ यू हैव टाइम मेक, आप उसको बनाओ, मेक इट, कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू हैव टाइम बनाना चाहिए। देखो वही बात है, थोड़ी थोड़ी चीजों से बहुत फर्क पड़ता है। अब तुम्हारे सामने अगर तुम एग्जामिनर हो और तुम्हारे सामने 2 बच्चों ने सही क्वेश्चन किया हुआ है, ऑब्वियस बात है, और एक ने वर्किंग नोट में भी फॉर्मेट बनाया और एक ने वर्किंग नोट में नहीं बनाया, तो किसको 8 में से 8 दोगे, किसको 8 में से 7 या 6 दोगे? तुम खुद समझदार हो। तो इन चीजों का फर्क पड़ता है। एग्जामिनर के एंगल से सोचो, बच्चों के एंगल से नहीं। एग्जामिनर के एंगल से वहां आई से आपको पास करने नहीं बैठा, वो उल्टा चेक कर रहा है किसको फेल करूं, समझो बात को, और उस लिस्ट में आपको आना है सबसे आगे, अगर वर्किंग नोट साफ नहीं बनाओगे तो। ठीक है,
तो पॉइंट समझ लो, बात इतनी सी है कि वर्किंग नोट भी साफ साफ बनाओ, फायदा तुम्हारा ही है। ठीक है जी, कहानी क्लियर हो गई। आज का होमवर्क लिखो जरा। पेज नंबर 278, आज का होमवर्क लिख लो पेज नंबर 278 पर। पहले आपको एमसीक्यू करने हैं जो कि बहुत आसान है, उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 201 पेज नंबर 282, 282 पे 201 ये आपको करना है, खुद से कर पाओगे। उसके बाद 202 होमवर्क, ये कल या नेक्स्ट क्लास में सब डिस्कस होगा, लेकिन एक बार करके खुद से आना है आपको। 203 होमवर्क, तो आज का आपका होमवर्क क्या हो गया? डेप्रिसिएशन के एमसीक्यूज 201, 202 और 203। और इतना समझ लो जरा ध्यान से, घर पे जो आपको क्वेश्चंस करने हैं कॉपी में लिख के कर लो। क्लास में हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, जिससे मेरे साथ एक बार सारे डिस्कस हो जाए। मेरा टारगेट हमेशा ये रहेगा मैं ज्यादा से ज्यादा क्लास में डिस्कस करूं। राइटिंग प्रैक्टिस घर पे जाके इनको लिख कर करना प्रॉपर तरीके से, वरना प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस नहीं होगी। पता लगे पेपर में सारा ठीक करके आया हूं, प्रेजेंटेशन के 2-3 नंबर हर क्वेश्चन में कटवा के आया हूं, तो कुछ नहीं होने वाला, ये बात ध्यान रख लेना। तो कृपया करके ये सब कॉपी में करके आओगे आप। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, टाटा, बाय बाय।